Okay, so good morning to all of you. Let's see the new topic. Some requisite aspects in collecting statistical information and presenting it in diagram और ग्राफ और चार्ट. कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो है कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है स्टेटिस्टिकल जिसको कैसे डायग्राम और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करे तब हमें क्या क्या जो है एस्पेक्ट्स जो है वो हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. So let's see it. Statistical information can be represented in the form of diagram, chart, or graph. Sorry. These are helpful in explaining some economic principles, trends, and relationships in a simple and suggestive manner. कोई भी इकोनॉमिक में स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, चार्ट एंड ग्राफ. और ये सभी जो इंफॉर्मेशन है जो हम डायग्राम, चार्ट और ग्राफ थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप इन ए सिंपल एंड इजी मैनर. ठीक है. कोई भी ग्राफ और डायग्राम थ्रू हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करे तो हमें सिंपली समझ में आ जाती है. कोई अगर डिस्क्रिप्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करे तो वो समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब वो फिगर वाइज या फिर चार्ट वाइज उसको इस तरह से ग्राफ थ्रू रिप्रेजेंट करने से हमें डायरेक्ट स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. ठीक है. उनके जो करेक्ट एक्यूरेट फिगर जो है वो मिलते हैं, इसलिए वो समझना इजी हो जाता है. ठीक है. सो इट कैन बी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग all the principles, all the matters in simple way. So such a representation also becomes attention getting. So ऐसे represent जो है वो अच्छे भी लगते हैं. इस जो attraction भी होता है इसमें जो, ताकि एक अट्रैक्शन मैनर में वो रिप्रेजेंट किया जाए ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है. Now, while constructing such diagrams, the following particulars must be carefully considered. जब हम डायग्राम बनाए इस तरह से तब कुछ ऐसे पार्टिकुलर्स जो मैटर्स है वो जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ओके. सो लेट्स सी इट. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा. सो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, डेटा मिल रही है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए. ठीक है. सही होनी चाहिए तो ही हम वो जो इंफॉर्मेशन है वो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर वो सही है, करेक्ट है, तो ही हम उनको रिप्रेजेंट करनी चाहिए. द सोर्सेस ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू एंश्योर देयर एक्यूरेसी. उसकी एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए वो इट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मीन्स पूरे यूनिवर्स में या फिर पूरे कंट्री में वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. एंड इट्स रिलायबल, जिस पर हम भरोसा कर सके. रिलायबल होनी चाहिए कि जिससे हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है, करेक्ट डेटा जो है वही मिले. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, टू ऑब्टेन फॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन इंडिया, Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organization is a reliable resource. Okay. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है जो हमारे कंट्री के रिलेटेड है, मीन्स उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिलेटेड है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है हमें सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से हमें वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है. ठीक है. सो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स अ रिलायबल सोर्स फॉर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन डेटा. ओके. नाउ टू ऑब्टेन कंपैरेटिव डेटा फॉर सच पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज ए रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोर्स. और कोई भी कंट्री का जो दो कंट्री के बीच में अगर कंपैरिजन करनी है तो उसके बारे में कोई भी डेटा अगर हमें ऑब्टेन करना है तो इसके लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इट्स अ रिलायबल एंड
यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोर्स, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें सही इंफॉर्मेशन जो है, सही डेटा जो है वही मिल सके। ठीक, तो नेक्स्ट जो एस्पेक्ट्स है हमें याद रखना है वो है क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, so when there is a cause effect relationship between variable, then the cause variable is treated as an independent variable and the effect variable is treated as a dependent variable as its value are dependent on the values of the independent variable। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सपोज के यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल कि कोई एक डेटा हो, अगर उसमें कोई एक मैटर जो है, कोई एक वेरिएबल जो है वो कोज होता है और एक वेरिएबल जो है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल के आधार पर ही, कोई भी एक डेटा के आधार पर ही हमें दूसरी डेटा जो है वो मिल सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई एक डेटा को के बेस पर ही हमें दूसरी उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है मिल सकती है। सपोज के इस एग्जाम में यहाँ पे दिया गया है कि ईयर दिया गया है। ठीक है, कि कौन से ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमारी पूरी तरह से एक्यूरेट होनी चाहिए, बट दिस डेटा इज मीन्स दिस ईयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, ईयर इज स्टेबल होना चाहिए। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो जो स्टेबल होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उसके आधार पर कोई और इंफॉर्मेशन जो है जो हमें मिलती है तो वो ओ एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करनी चाहिए। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टेबल है, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें ओ एक्स एक्सिस पर रखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये स्टेबल होते हैं, ईयर जो है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उसे ओ एक्स एक्सिस पर होती है, तो इट्स अ कोज। और उनसे जो प्रोडक्शन होता है कि किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ था, वो हमें बात इस आधार पर मिलती है। ठीक है, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है इसके आधार पर हमें मिलती है, तो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, सो इट्स अ इफेक्ट, सो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और उसे ओ वाई एक्सिस पर बताया जाता है। समझ में आया आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ओके, so in such relationship, data pertaining to the independent variable must be represented on the x-axis and that pertaining to the dependent variable must be represented on the y-axis। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे ओ एक्स एक्सिस पर बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी जो इफेक्ट है मीन्स के जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ओ वाई एक्सिस पर बताया जाएगा। For instance, if we are examining the relationship between rainfall and agricultural production in a region, then rainfall is the independent variable and it represented on x-axis, and agricultural production is the dependent variable in and therefore represented on the y-axis। कोई भी डेटा हो, फॉर एग्जांपल हमें कोई भी रीजन में रेनफॉल कितनी हुई है और उससे रेनफॉल से एग्रीकल्चर उस रीजन में कितना हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ये बताने के लिए हमें जो रेनफॉल है ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, rainfall is a dependent variable, independent variable and it presents on o x axis पर, और जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो इट कैन बी प्रेजेंस ऑन ओ वाई एक्सिस। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल उनको ओ एक्स एक्सिस पर बताया जाता है। जो रेनफॉल है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो कोज है,
और उसकी जो इफेक्ट है वो क्या हुई है, मीन्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हुआ है, वो डिपेंडेंट है, इट्स डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, सो उसे ओ वाई एक्सिस पर बताया जाएगा। If we are examining production over different time periods, then time periods are represented on x-axis and production on y-axis. Okay. So time period हमें बताना है अगर तो उसे o x axis पर बताया जाता है और उसके रिलेटेड जो प्रोडक्शन है वो o y axis पर बताया जाएगा। ठीक है। So in economics, in the law of demand, however, price, which is an independent variable, is presented on the y-axis, and demand, which is a dependent variable, is presented on x-axis. But economics में जो डिमांड का लो है उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, क्योंकि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट उसे ओ वाई एक्सिस पर हर बार बताया जाता है। जैसे कि हमने आगे सीखा, प्राइस को सिर्फ डिमांड के लो में, ठीक है, प्राइस को ओ वाई एक्सिस पर बताया जाता है, क्योंकि डिमांड जो है वो इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स वैल्यू, इट्स प्राइस। तो सिर्फ लो ऑफ डिमांड में ओ वाई एक्सिस पर प्राइस को बताया जाता है और डिमांड को जो है वो ओ एक्स एक्सिस पर बताया जाता है। ठीक है, सिर्फ ये लॉ ऑफ डिमांड में ही डिफरेंट है थोड़ा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स। तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें जो एप्रोप्रिएट स्केल भी सिलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे ये स्केल जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लेते हो तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आपको यहीं पे लेना है, सेम स्केल जो है वो हमें यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5, 20, 30, 35 ऐसे नहीं कर सकते आप, उसको जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 का ही डिफरेंस है सभी में, हर एक स्केल पर, हर एक सेंटीमीटर पर 10 डिजिट का ही डिफरेंस है। और यहाँ पे भी क्या है ये आप देख सकते हो, ये जो पूरा डेटा है उसमें 10 इयर्स का डिफरेंस है, आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है वो सेम ही रहना चाहिए, यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। ओके, so in order to obtain a systematic graph with clarity and appropriate size, proper scales must be taken on both the axes. दोनों एक्सिस पर प्रॉपर स्केल्स जो है वो ही लेने चाहिए ताकि प्रॉपर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो मिले। Scales are measures taken in represent actual data in a diagram. Okay, if actual data is too large, say in 000 or in 5 zeros, means in thousands or in lakhs, so then such data cannot be directly represented in charts. तो ऐसे डेटा जो है वो डायरेक्टली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, 1000 का स्केल नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो उसके हमें बताया जाता है, उसका मेजरमेंट हमें यहाँ पे देना होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस पर ईयर है और वाई एक्सिस पर 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टन, यहाँ पे इसे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मेजरमेंट ले लेना है। सो यहाँ पे देखते हैं, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू मेजर्स ऑन एन एप्रोप्रिएट स्केल। तो उनको एप्रोप्रिएट स्केल में पहले कन्वर्ट करना है, बाद में हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए डायग्राम ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। ओके, ये एक मेजरमेंट है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 years एंड सो ऑन। तो हमें कोई भी डिस्टेंस हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स इसे हम ले सकते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 years, तो 5 years का गैप हमें जो है वो हर जगह पे लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे आगे ग्राफ में हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स दिया है तो इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया है वाई एक्सिस पर, तो इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो यहाँ पे सभी ये इक्वल ही होना चाहिए, 5, 10, 15, ऐसा नहीं करना है कि 5 के बाद 15 करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 20 करना है, इस तरह से हमें नहीं करना है, 5 ही डिफरेंस रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट,
तो 20 का ही हमें डिफरेंस लेना है। तो ये दोनों स्केल जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। Okay, so for example, in a diagram, a distance of 1 centimeter is equal to 10,000 units, or 1 centimeter is equal to 5 years, and so on. So such scales are taken on both the axes. तो इस तरह से दोनों एक्सिस पर सही तरीके से हमें स्केल जो है वो लेनी है।